आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं इस बार इधर से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं द्रोणा बैच और चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लेक्चर नंबर क्या है? 3। तो यानी कि जैसा कि आपको पता है कि भाई इस चैप्टर के बारे में सारा चैप्टर बिजली के ऊपर रिलेटेड है। बिजली 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 और बिजली के अलावा कुछ भी नहीं है भाई। बिजली के ऊपर ही एक और लाइनें हैं इस बार हमारे पास। इस बार तो शेयर है प्रॉपर, पहले तो लाइनें थी, इस बार शेयर है। शेयर नॉट शेयर। तो शेयर क्या है? आई होप आपको यह मोटिवेट करेगा, सुनना ध्यान से। बिजली नहीं है इस इलाके में, लगता है कुछ खराब हुआ है। बिजली नहीं है इस इलाके में, लगता है कुछ खराब हुआ है। रोशनी क्या गई कुछ देर के लिए, रोशनी क्या गई कुछ देर के लिए, अब अंधेरा भी नवाब हुआ है। समझ रहे हो कि भाई किसी इलाके में बिजली नहीं है तो लगता है कि कुछ खराब हो गया है ना, ट्रांसफार्मर फूक गया होगा या कुछ ऐसा हो गया होगा। तो रोशनी कुछ देर के लिए क्या गई तो अंधेरा नवाब बन के बैठ गया। समझ पा रहे हो? ऐसा ही हमारे साथ हमारी जिंदगी में भी होता है भाई, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं या किसी को हमें कंट्रोल करने का मौका दे देते हैं तो वो हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाता है भाई, है ना, कि इसको दबा देंगे भाई, इस बंदे को दबा देंगे हम। लेकिन भैया उसे ये नहीं पता कि हम क्या चीज हैं। भाई रोशनी सिर्फ कुछ देर के लिए गई है, हमेशा के लिए नहीं गई। अंधेरा भी नवाब हुआ है, मतलब कुछ देर रोशनी नहीं आई तो अंधेरा भी नवाब बन के बैठ गया। इसी तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में इसको लगा सकते हैं। चलो बाहर की जो मुश्किलें हैं उनके लिए तो लगा ही सकते हैं, अपनी खुद की पर्सनल मुश्किलों के लिए भी लगा सकते हैं कि कुछ दिन मेहनत नहीं करी तो हमारे अंदर अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है या डिप्रेशन का भूत हमारे अंदर आ जाता है। वो डिप्रेशन का भूत हमारे अंदर नवाब बन के बैठ जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि उन्हें टेंशन होने लगती है, परेशानी होने लगती है कि सर हमारे से सिलेबस नहीं हो पाएगा, बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया है। कुछ दिन मेहनत ना करने का नतीजा होता है कि ये सारी चीजें आपके अंदर आती हैं, आपके अंदर डिप्रेशन नवाब बन के बैठ जाता है। तो उसको दूर कैसे करें? ज्ञान रूपी प्रकाश से या ज्ञान रूपी बिजली से हम उस अंधेरे को दूर कर सकते हैं जो डिप्रेशन के रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, आग में जलना पड़ेगा, बिजली के सामने आना पड़ेगा, मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा, चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। मुश्किलें तो आएंगी, उनसे भाग जाना हल नहीं है भाई। बहुत दिन ऐसे होंगे जिस दिन आप परेशान होगे और बहुत दिन ऐसे होंगे जिसमें आप खुश होगे। यह तो जिंदगी का नियम है। लेकिन मुश्किलों में भी अपने आप को संभाले रखना, आत्मविश्वास रखना यह जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लेक्चर की मैं करता हूं शुरुआत। शुरुआत क्या है? आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? रिलेशन पढ़ेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में, और टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। कि मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से कैसे वेरी करते हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को डिराइव करेंगे। मान लेते हैं कि भैया ये हमारे पास एक कंडक्टर है। क्या है सर? कंडक्टर, ठीक है ना। बैटरी वैटरी इसके साथ हमने कर दी कनेक्ट। लो भैया बैटरी कर दी कनेक्ट, ठीक है ना। V वोल्टेज की बैटरी कर दी कनेक्ट, इधर हो गया पॉजिटिव और इधर हो गया नेगेटिव। तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कहां जाने की कोशिश करेंगे? इधर भाई पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अच्छा सुनो ध्यान से, मैं इसके अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेता हूं। मैं इसके अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेता हूं। देखो कैसे ले रहा हूं मैं वॉल्यूम, देखना आप जरा।
इसके अंदर छोटा सा एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ले लिया गया है भाई, आपको दिख रहा होगा। सिलेंडर के अंदर एक छोटा सा सिलेंडर मान लिया, इत्तू सा सिलेंडर मान लिया। जो ये इत्तू सा सिलेंडर है, इसकी लेंथ मान लेते हैं भैया। सिर क्या लेंथ मानेंगे? dx मानेंगे। क्या लेंथ मानेंगे? dx मानेंगे। एरिया इसका a मान लेते हैं, एरिया इसका a मान लेते हैं भाई, ठीक है। इसकी पूरी लेंथ कुछ ना कुछ होगी, उसको l मान लो या जो मर्जी मान लो। अब यहां पे सबसे पहले अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट होता क्या है भाई? dq बाय dt। करंट क्या होता है? dq बाय dt। मैं इस छोटे से रीजन को डिस्कस कर रहा हूं, इस छोटे से रीजन को डिस्कस कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन को इस छोटे से रीजन को पार करके जाना है दूसरी तरफ, इस छोटे से रीजन को पार करके जाना है दूसरी तरफ। कितना डिस्टेंस मूव करना है? dx डिस्टेंस मूव करना है। इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी कौन सी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या हम dx बाय dt लिख सकते हैं? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना है इलेक्ट्रॉन को? dx। कितने टाइम में? dt टाइम में। तो इतना डिस्टेंस vd इज इक्वल टू dx बाय dt। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? dt इज इक्वल टू dx बाय vd। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है। ओके, अब आ जाओ dq पे, ठीक है ना। अब आ जाओ dq पे। dq क्या है? चार्ज है। dq क्या है? चार्ज है। इस छोटे से रीजन को पार करने के लिए हमने वेलोसिटी देखी, इस छोटे से रीजन को पार करने के लिए हमने वेलोसिटी देखी। हमारा सारा ध्यान इस छोटे से रीजन पे होना चाहिए। तो इस छोटे से रीजन में कितना चार्ज प्रेजेंट है? सर कैसे पता चलेगा कि इस छोटे से रीजन में कितना चार्ज प्रेजेंट है? कोई एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं यहां पे। यस, बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट है भाई, एक नई क्वांटिटी जो पिछली बार भी हमने देखी थी, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ये नंबर डेंसिटी है, ठीक है जी। तो अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना है इन स्मॉल पोर्शन, इन स्मॉल पोर्शन जो कि आपको शो किया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर डेंसिटी को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। dv है स्मॉल वॉल्यूम, इस छोटे से एरिया का मतलब छोटे से पोर्शन का वॉल्यूम। भाई नंबर डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अगर उसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? बोलो भैया, आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू dx। भाई वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। एरिया ये रहा, एरिया तो कांस्टेंट है, पूरे सिलेंडर का एरिया कांस्टेंट है, और लेंथ कितनी है? dx। तो na dx क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो टोटल चार्ज इस स्मॉल पोर्शन में क्या होगा? ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? ई है, माइनस में है वैसे, लेकिन वैल्यू उसकी क्या है? ई। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? ई। कितने हैं? इतने। तो एक में ई है तो इतने में कितना? कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज आ जाएगा। क्या ये टोटल चार्ज हो गया? यस सर। तो करंट क्या बनेगा? dq बाई dt है, dq बाई dt है भैया। यस यस, dq बाई dt है ना? यस यस यस। चलो अब देखो, फिर देख लो, dx सॉरी dq na dx इंटू ई अपॉन dt की वैल्यू dx बाय vd।
dx बाई वी डी, dx तो हमने माना था, ये तो कटेगा, vd कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये बचा n a e vd। इसको याद रखो, ये आ गया हमारे पास रिलेशन, करंट इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, करंट इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ पा रहे हो? एन ई ए वी डी याद रखना, जुबान पे चढ़ना चाहिए, करंट इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, करंट इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, करंट इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, खत्म, है ना? ये याद रहना चाहिए भैया, ये आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए भैया। दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। कबाड़ा मत कर देना, हाँ कचौरी बना दो जहां पे, ऐसा मत कर देना भैया, हो जाता है कबाड़ा। जैसे आजकल आपको पता चल रहा होगा कि बॉलीवुड वाले जो पुराने गानों का कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अभी देख रहे हैं हम, नेहा कक्कड़ का एक गाना आया है जो फाल्गुनी पाठक ने गाया था, ठीक है ना, तो उसको लेके काफी जो है मीम्स बन रहे हैं कि पूरे गाने का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। तो सच में आपको बेड़ा गर्क नहीं करना है भाई, बॉलीवुड की तो आदत है ना, पुराने गानों का बेड़ा गर्क करने की। कुछ अच्छे भी कर देते हैं, है ना, और कुछ ऐसे गाने होते हैं जो समझ में ही नहीं आते कि क्या कह रहे हैं। एक गाना था, उसमें एक लड़की है भोली भाली सी, बता रहा हूं मैं, गाना पहचानना भाई। उसमें एक लड़की है भोली भाली सी, बार बार उस गाने में वो एक ही बात बोलती रहती है कि भैया मेरा गाना बजा दो, मेरा गाना बजा दो, मेरा गाना बजा दो। 10 मिनट बीत जाते हैं पूरे गाने में, कोई उसका गाना नहीं बजाता भाई, हद हो गई है। आई होप आप समझ ही गए होंगे कौन से गाने की बात कर रहा हूं मैं। बड़े मतलब अलग अलग तरीके के गाने जो हैं वो बजाए जाते हैं, लेकिन उस लड़की का गाना नहीं बजाया गया। क्या बीत रही होगी उसके दिल पे, आपने कभी हाथ रख के सोचा है? अपने दिल पे हाथ रख के सोचना भाई। एक बहुत पुरानी मूवी थी रॉक-ऑन, रॉक-ऑन मूवी के अंदर एक गाना था, उस गाने का मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में आया, मतलब सीरियसली समझ में नहीं आया। उस गाने के कुछ ऐसे बोल थे कि आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन, सिल्क में है नरमी क्यों, आग में है गर्मी क्यों, 2 और 2 5 क्यों नहीं। ऐसा गाना था, है ना। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन, मतलब सवाल पूछ रहे हैं, पूरे गाने में सवाल चल रहे हैं। सिल्क में है नरमी क्यों, आग में है गर्मी क्यों, 2 और 2 5 क्यों नहीं। सोचा है, सोचो। चलो खैर, इन गानों की बकवास तो चलती रहेगी, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे भैया। तो NEAVD ये फॉर्मूला आपको याद रखना, कबाड़ा नहीं करना है, बॉलीवुड की तरह कबाड़ा नहीं करना। चलो, तो ये रिलेशन हमें क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है, देखते रहिए। When the current I is flowing through a conductor, the drift velocity is v. If 2I is current is flowed through the same metal but having double the area of cross section, then drift velocity will be, पता तो है ही कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये तो पता ही है। यस सर, ये तो पता ही है। ओके, सुनो क्या कह रहे हैं। कह रहे करंट आई फ्लो कर रहा है कंडक्टर के थ्रू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है, ठीक है ना। मतलब करंट आई है, छोटा आई बोल रखा है इन्होंने, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन्होंने v बोल रखा है, हम vd बोलते हैं, इन्होंने v बोल रखा है, ठीक है ना। इफ 2i इज द करंट फ्लोड थ्रू द सेम मटीरियल, अब सेम मटीरियल के थ्रू 2i करंट फ्लो हो गया, वही मेटल है, वही मेटल है, मेटल सेम है भाई, मेटल सेम है, मेटल सेम है। तो अगर मेटल सेम है तो नंबर डेंसिटी सेम रहेगी, नंबर डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि मेटल सेम है भैया। ये नंबर डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी होती है, पहले भी बता चुका हूं। ये तो फिक्स वैल्यू है,
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब क्या कह रहे हैं, बट हैविंग डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कह रहे हैं कि इफ 2I करंट इज फ्लोड थ्रू द मेटल बट हैविंग डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डबल कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? भैया मेरी एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा, ये करंट 2I कर दिया, NE एरिया 2A कर दिया, चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी V डैश मान लेते हैं। एक बात बताओ, ये 2 से 2 तो वैसे भी कटेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ा? वही फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? देखो जरा, क्या यही है? 2 से 2 कट गया, इधर 2 था इधर 2 था, गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, आंसर सेम है। ये रहा आंसर, खत्म बात, खत्म, खलास, पूरा खलास हो गया सर ये तो। अगले सवाल पे आओ। जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पे तैयारी सिर्फ नीट के लिए नहीं कर रहे, हम आपके बोर्ड्स का भी ध्यान रख रहे हैं, पूरा अच्छे से रख रहे हैं, डेरिवेशंस तक करवा रहे हैं। ये डेरिवेशन है बोर्ड की, ये बोर्ड की डेरिवेशन है भाई, ठीक है ना, बोर्ड्स की डेरिवेशन है, आ भी चुकी है, बोर्ड्स का PYQ समझ लो इसे, 2 नंबर का आ चुका है ये, ठीक है ना, 2 नंबर की डेरिवेशन आ चुकी है ये। इसी तरीके से ये सवाल भी आया था CBSE बोर्ड 2014 में, ठीक है ना। क्या सवाल था देखो जरा, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस, कैरिंग अ करंट दिस, नंबर डेंसिटी दिस, खत्म। अरे एरिया दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁻7, 1.0 का मतलब, अरे बस 10⁻⁻7 लिखो ना, इतनी क्या दादागिरी करनी है। करंट कितना है? 1.5 एम्पियर। अच्छा, नंबर डेंसिटी 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, पर बहुत लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस कहानी खत्म। अब हमें क्या निकालनी है? अरे क्या निकालना क्या है पता तो होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो I इज इक्वल टू NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD, तो I बाय NEA, I बाय NEA, ठीक है ना। I क्या है? 1.5, I क्या है? 1.5, नंबर डेंसिटी 9 इंटू 10⁻28, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है जी, और एरिया 10⁻⁻7। कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूं, बस इसको कैलकुलेट करना और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। बताओ भाई, इतना भी आसान कोई सवाल होता है क्या सर? सच में इतना आसान कोई सवाल होता है? बताओ। है तो है भैया, क्या करें। आंसर किस में आएगा ये देख लो, बस आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड। सारी चीजें स्टैंडर्ड यूनिट्स में है, तो आंसर आएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा भैया, निकाल लेना, ठीक है जी। तो CBSE बोर्ड 2014 में यह सवाल आया था। चलो बहुत अच्छे, ये तो समझ गए सर। आओ फिर आगे आओ। चलो सर, ये टॉपिक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सर, हमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल्स टू ρl बाय A। मैं जानता हूं आप लोगों को यह फॉर्मूला पता है, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन अब इनका करेंगे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। अब ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, इसीलिए हम इस फॉर्मूले को दोबारा पढ़ेंगे। अरे सर करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा। सुनो, इसके लिए हमें चाहिए होंगी 2 इक्वेशंस। पहली इक्वेशन VD इज इक्वल्स टू E इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास इंटू टाउ। यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास और टाउ यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दूसरा फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया, दोनों डेरिवेशन हमारे बोर्ड के सिलेबस में हैं।
अब दोनों फॉर्मूलों की मदद से एक तीसरा फॉर्मूला बनने जाएगा जो कि हमारा इस टॉपिक का काम है। तो अब हम क्या करेंगे सर? देखो सर, देखो I इज इक्वल्स टू, अब करेंगे क्या, पहले ये तो देख लो क्या करना है, पहले ही करना शुरू कर दिया सर। पुट 1 इंटू 1 को उठा के 2 में रख दो, 1 को उठा के 2 में रख दो, तो I इज इक्वल्स टू NEA VD, VD की वैल्यू रखो। अबे देखो ना यार, देख ही नहीं रहे हो यार, क्यों नहीं देख रहे हो यार? देखो 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 देखो, आंखों से देखो, आंखों से देखो, दिख रहा है क्या? इधर लिखा हुआ दिख रहा है क्या? इधर दिख रहा है क्या? इधर कुछ नहीं लिखा है, इधर लिखा है, इधर देखो, मेरी तरफ नहीं इधर देखो। देखो फिर NE स्क्वायर A इलेक्ट्रिक फील्ड बाय M इंटू टाउ। देखो जरा, क्या यह बात दिखाई दे रही है आपको? यस सर, दिखाई तो दे रही है सर, दिखाई तो दे रही है। NE स्क्वायर A, ये E 2 बार आ गया, NE स्क्वायर A E बाय M इंटू टाउ, ठीक है ना? ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला है। अब सुनिएगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं अब आपको लेके जाऊंगा ओम्स लॉ पे, मैं आपको ओम्स लॉ पे लेके जाऊंगा। ओम्स लॉ के अंदर क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है। यस सर, ये देखो I, ये E है। ओम्स लॉ के अंदर करंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें वोल्टेज चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन होता है, जरा देखना जरा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है भैया। इसकी हम लेंथ मान लेते हैं L, इसकी लेंथ मान लेते हैं L। कंफ्यूज मत होना L और E में, E ये है, L ये है, कंफ्यूज मत होना, मत होना, मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको। हाँ ठीक है ना? हाँ, अब इधर देखो, ये हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है ना? अब देखो यहां पे, आपको पता होगा, हमें पता है सर, क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है -dV बाय dr, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। माइनस का साइन ये सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इधर देखो हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसको यहां पे dV तो नहीं है, यहां पे V है, तो यहां के लिए आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू V बाय L। dV की जगह V कर दिया है, तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही, ठीक है ना? बस dV नहीं लिखा इसको हमने, हम V लिख लेते हैं सर इसको, और dr ये लेंथ है L, तो E इज इक्वल्स टू V बाय L हो गया। बोलो यस सर। इसको इक्वेशन A बोल दिया, इसको B बोल दिया, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना? पुट B इन A। अब B को A में रख दो, B को A में रख दो भैया, E की वैल्यू V बाय L रख दो। किस बात का इंतजार है? रख देते हैं सर, इतना जल्दी क्या है सर? अरे भैया जल्दी तो करेंगे ही। NE स्क्वायर A इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V बाय L, नीचे मास और टाउ ऊपर, I को नीचे ले जाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ। देखना जरा, ये L है, तो ML को ऊपर ले गया मैं, ये NE स्क्वायर A और टाउ को नीचे ले जाओ, और V उधर ही रहने दो, और करंट को उसके नीचे ले जाओ। यस, दिख गया मुझे, ये क्या है? रेजिस्टेंस। इसका मतलब रेजिस्टेंस का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया
तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन के आ गया, ml बाय एनी स्क्वायर ए टाउ, ml बाय एनी स्क्वायर ए टाउ, ml बाय एनी स्क्वायर ए टाउ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस अंडर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। डिटेल्ड एनालिसिस में ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। सर हमने तो कुछ और पढ़ा था। मुझे पता है आपने क्या पढ़ा था, मुझे बिल्कुल पता है कि आपने क्या पढ़ा था। सर फिर वो फॉर्मूला क्या है, आप तो ये बता रहे हैं। बता रहा हूं, पानी पी लूं पहले। पानी पीऊंगा, पानी पिए बिना नहीं बताऊंगा यार, पहले पानी पीऊंगा फिर बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ पानी तो पीना जरूरी है ना, हाँ बिल्कुल। और पी लूं, और पी लूं, चलो छोड़ो। हाँ जी, आइए आइए मेरे साथ अगले पेज पे चलते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया ml बाय एनी स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। इसको देखो जरा कि ये क्या लिख सकते हैं हम। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, m बाय एनी स्क्वायर टाउ एल बाय ए। क्या आपको एक जैसा सा नहीं लग रहा ये? क्या आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये चीज रेजिस्टिविटी है? भाई R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, रो एल बाय ए। तो ये रहा रो एल बाय ए, इसमें भी एल बाय ए इसमें भी है, तो क्या ये रो है? क्या ये रो है? बिल्कुल सर ये रो है। m बाय एनी स्क्वायर टाउ, m बाय एनी स्क्वायर टाउ, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है। समझ गए सर, समझ गए। अच्छा अब सर ये बताइए कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। फॉर्मूला लिखा तो हुआ आपके सामने, क्या आपको देख के नहीं पता चल रहा कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? सर एक बार फिर भी बता दीजिए। सर बता देते हैं, रुको पहले देखो जरा इसमें क्या क्या चीजें हैं। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों चीजें तो फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चीजें तो फिक्स है, ये दोनों चीजें फिक्स है, ठीक है ना। ये हम फिक्स मान के चल रहे हैं। उसके बाद बाकी चीजें जो बची हैं वो वेरिएशन शो कर रही हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ml बाय एनी स्क्वायर ए टाउ, ठीक है ना, ml बाय एनी स्क्वायर ए टाउ। अब इसमें देखो कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अपने आप आया, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप आ गया। देखो मैंने डिराइव किया है, ये डिराइव किया है मैंने कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। अच्छा नीचे जाओ, एरिया दिख रहा है नीचे? यस सर, एरिया भी दिख रहा है। मास और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो फिक्स है। सर दो चीजें और दिख रही हैं। यस, नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस यहां पे देखो आपको चार चीजों पे डिपेंड होता हुआ दिखाई दे रहा। लेंथ, एरिया, नंबर डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। लेंथ, एरिया, नंबर डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, इन चार चीजों पे ये रेजिस्टेंस आपको डिपेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस सर। तो रेजिस्टिविटी देख लो, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? m तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फिक्स है, ये डिपेंड कर रही है नंबर डेंसिटी पे और रिलैक्सेशन टाइम पे, ठीक है ना। ये कर रही है दो चीजों पे डिपेंड, नंबर डेंसिटी पे और रिलैक्सेशन टाइम पे। रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है चार चीजों पे, लेंथ पे, एरिया पे, नंबर डेंसिटी पे और रिलैक्सेशन टाइम पे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टिविटी लेंथ या एरिया से चेंज नहीं होती। अगर आप लेंथ एरिया चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी का बाल भी बाका नहीं होगा भाई, टस से मस नहीं होगी रेजिस्टिविटी, वही की वही रह जाएगी। यस सर, समझे? क्लियर है?
एब्सोल्युटली क्लियर, बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए। सर ये क्या मतलब, अभी भी फील नहीं आ रही है सर? अभी फील आएगी, अभी फील आएगी, देखो जरा, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल्ड में ये चीजें बताता हूं। देखो, रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी के और रिलैक्सेशन टाइम के। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के। ये दोनों चीजें, जो नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम है, ये दोनों चीजें मटेरियल पे डिपेंड करती हैं और टेम्परेचर पे। डिपेंड ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी या तो मटेरियल की वजह से चेंज होगी या टेम्परेचर की वजह से चेंज होगी, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। ओम्स लॉ भी तभी तक वैलिड है जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चलते हैं। अगर हम टेम्परेचर वेरिएबल कर दें तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो यहां पे जो रेजिस्टिविटी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, वो दोनों फैक्टर्स मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। सिमिलरली यहां पे भी ये दोनों फैक्टर्स मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? मटेरियल और टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस दो अलग अलग और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया। इसको क्या बोला जाता था भैया? इसको बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन या फिर शेप साइज। कॉन्फ़िगरेशन या शेप साइज इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ और एरिया अगर चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, या फिर इसका शेप साइज चेंज हो रहा है, ठीक है जी, जिससे कि लेंथ और एरिया चेंज होगा। सर एक बात बताइए, ये टेम्परेचर से, चलो मटेरियल अलग हो गया, हर मटेरियल की अलग अलग नंबर डेंसिटी होगी भाई, किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। कोई अगर बहुत अच्छा कंडक्टर है उसमें नंबर डेंसिटी हो सकता है ज्यादा हो, ठीक है ना, नंबर डेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है ना, मटेरियल पे तो करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, दोनों चीजें। सर कैसे कैसे कैसे? सुनो, बहुत ध्यान से समझना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के अंदर गर्मी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा कोलिजन्स होंगे, मोर कोलिजन्स। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा कोलिजन्स होंगे, कोलिजन फास्ट हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे, मोर कोलिजन्स, फास्ट कोलिजन्स, कोलिजन्स फास्ट हो जाएंगे। अगर फास्ट हो जाएंगे तो दो कोलिजन्स के बीच का रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में बात कर रहा हूं मैं, रिलैक्सेशन टाइम टाओ कम हो जाएगा भाई। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो कोलिजन्स के बीच का टाइम। तो अगर जल्दी जल्दी कोलिजन्स हो रहे हैं तो टाइम क्या हो गया? कम हो गया। समझ पा रहे हो? अगर जल्दी जल्दी कोलिजन्स हो रहे हैं तो टाइम क्या हो गया? कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम हो गया भाई। क्लियर? बहुत बढ़िया। दूसरा फैक्टर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मोर एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, मोर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, और इसकी वजह से नंबर डेंसिटी बढ़ती है।
नंबर डेंसिटी क्या होता है? ध्यान से सुनना, नंबर डेंसिटी क्या होता है कि एक मटेरियल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आप कोई भी एटम लो, ठीक है ना, कोई भी एटम लो, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके बाहर आने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना। बहुत सारे एटम से मिलकर कोई कंडक्टर बना होता है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर आ जाएंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे तो इसमें पूरे कंडक्टर में वो उछल कूद मचाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बेसिकली बॉन्ड ब्रेक होते हैं। भाई ध्यान से मेरी बात को समझना, जैसे केमिस्ट्री में आप है ना किसी चीज को गर्मी देते हो तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया, फ्री हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, तो नंबर डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, नंबर डेंसिटी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है और नंबर डेंसिटी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है और नंबर डेंसिटी बढ़ती है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, टेम्परेचर पे ये किस तरीके से डिपेंड करती हैं। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि ये दोनों चीजें, नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं और मटेरियल पे। मटेरियल का तो समझ में आता है भाई, हर मटेरियल की अपनी नंबर डेंसिटी होगी, हर मटेरियल का अपना रिलैक्सेशन टाइम होगा, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो कोलिजन जल्दी होंगे, तो टाइम कम हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो पाएंगे, तो नंबर डेंसिटी भी ज्यादा होगी। समझ गए? तो टेम्परेचर बढ़ाने से दो चीजें हो रही हैं। यह बात समझ में आई कि टेम्परेचर का इन चीजों पे क्या इफेक्ट है, दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर। अच्छा सर, ये तो समझ गए। ये दोनों चीजों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी भी और रेजिस्टेंस भी। ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत क्लियरली सुनना कि रेजिस्टेंस जो है नंबर डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रिलैक्सेशन टाइम के भी। टेम्परेचर बढ़ाने से एक चीज तो बढ़ रही है और एक चीज कम हो रही है, तो फिर सर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? सवाल बहुत गहरा सवाल है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। पंगा पड़ गया ये तो, क्योंकि एक चीज कम हो रही है, एक चीज ज्यादा हो रही है, एक चीज ज्यादा हो रही है, एक चीज कम हो रही है। सर पंगा तो है। अब क्या करें? अब इसको हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी होगी कंडक्टर्स के लिए अलग होता है और सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए अलग होता है। सर कैसे? ध्यान से सुनो। कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब नंबर डेंसिटी की वैल्यू काफी हाई होती है। नंबर डेंसिटी की वैल्यू काफी हाई होती है भाई, बहुत ज्यादा नंबर डेंसिटी की वैल्यू होती है पहले से ही। तो जब आप इस केस में टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी बढ़ती है, यह बात सही है, बट कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, बट नॉट मच चेंज कंपैरेटिवली। मुझे एक बात बताओ भैया, सिंपल, मैं बहुत सिंपल शब्दों में बात कर रहा हूं। किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो अगर आप उसको 10 रुपए और दे दोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। वही चीज यहां पे है कि भैया आप पहले से ही कंडक्टर के पास बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻29 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के अंदर 10⁻29 होते हैं तकरीबन।
तो भैया अगर उसमें आप टेम्परेचर बढ़ा के कुछ और क्रिएट कर दोगे, क्या कोई बड़ी चीज कर दोगे? क्या बहुत आसान कर दोगे क्या उस पे? नहीं। आसान कर रहे हैं क्या भाई? नहीं कर रहे हैं भाई। कहां कर रहे हैं हम आसान? आसान थोड़ी कर रहे हैं ये, ठीक है ना। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कोई ज्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई ज्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी बढ़ती है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। बट ज्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है ना, ज्यादा चेंज नहीं आता। इस वजह से इस इफेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, इस वजह से इस इफेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। इसको अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो चल जाएगा। फिर सर मेन बात आती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है क्योंकि कोलिजन फास्ट हो जाते हैं। कंडक्टर्स के अंदर ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, नंबर डेंसिटी वाला फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं होता, रिलैक्सेशन टाइम वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। यानी कि ये फैक्टर डिसाइड करता है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, ये फैक्टर डिसाइड करता है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, ठीक है ना, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, नंबर डेंसिटी का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। किस केस में? कंडक्टर्स के केस में। तो अब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टाउ कम हो रहा है, टाउ कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ गए? किसका? कंडक्टर्स का। टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी बढ़ती है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। कंडक्टर्स के केस में नंबर डेंसिटी का चेंज हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि पहले से ही नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में रिलैक्सेशन टाइम डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है और रेजिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। किस केस में? कंडक्टर्स के केस में। समझ गए? बहुत बढ़िया। यह आपको पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए। वेरी 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 क्लियर। टीबी स्पेशल सोच, टीबी स्पेशल इस बार रिश्ता वही, सोच नहीं। नहीं 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 सर, नई सोच क्या है? एक नई सोच लेके आए हैं, बिना फॉर्मूले की सोच, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोलिजन ज्यादा होते हैं या कोलिजन फास्ट हो जाते हैं। कोलिजन फास्ट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में दिक्कत आएगी, है ना। मानते हो भाई? जब ज्यादा कोलिजन होने लग जाएं तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में क्या आएगी? दिक्कत आएगी। और दिक्कत अगर ज्यादा है, दिक्कत अगर ज्यादा हो रही है, दिक्कत अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। एक सोच है, बिना फॉर्मूले की सोच है जो मैंने यहां पे प्रस्तुत किया। आप खुद सोचो, दिमाग से सोचो। दिमाग यही है कि रिश्ता वही है, सोच नहीं है। इसके लिए मुझे स्टार प्लस ने कोई पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है ना। स्टार प्लस से मैंने इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए हैं और ना ही उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, पैसे देने से मना कर दिया उन्होंने। लेकिन सोच क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन तेज हो जाते हैं, सबको पता है। तो अगर कोलिजन तेज हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में दिक्कत तो आएगी, बिल्कुल आएगी भाई, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में दिक्कत आएगी। तो अगर दिक्कत ज्यादा है, दिक्कत का नाम ही तो रेजिस्टेंस है, कि अगर मूव करने में दिक्कत आ रही है तो उसका मतलब है कि रेजिस्टेंस है।
है ना। अगर मूव करना आसान है मतलब रेजिस्टेंस कम है, मूव करना मुश्किल होता जा रहा है इसका मतलब दिक्कत क्रिएट हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से दिक्कत ज्यादा क्रिएट हो रही है। बिना फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक सोच है, सिर्फ क्या है, एक सोच है। और सोच को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, है ना। तो चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं। अरे अभी कहां यार, ये तो हो गया कंडक्टर्स के लिए। दूसरा केस सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए। दूसरा केस सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए। सर ये क्या केस है, सुनो जरा। ये केस ये कहता है कि भैया अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ध्यान से सुनना, सेमीकंडक्टर्स में n की वैल्यू या तो स्मॉल होती है, इसमें छोटी वैल्यू होती है। इंसुलेटर्स में तो n की वैल्यू वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है ना। कोई परफेक्ट इंसुलेटर तो देखो कोई भी नहीं होता कि मैं कहूं कि एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें नंबर डेंसिटी बड़ी कम होती है। तो इसमें भाई अगर किसी के पास 10 रुपए हैं, अगर आप उसको 10 रुपए और दे दो, भला हो जाएगा भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तो उसका भला हो जाएगा, है ना। हाँ मतलब मैंने ये खबर पढ़ी थी, है ना, काफी सच भी है कि हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े अमीर बेगर्स हैं भैया, अमीर बेगर्स हैं जिनके करोड़ों की जायदाद है और उनके घर हैं, सिर्फ मांग मांग के उन्होंने इतने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, है ना। तो आप देखो भैया कि आप देखो कि स्कोप हर चीज में है मतलब आपको ऐसा नहीं करना है ऑब्वियसली यार। देखो भगवान किसी पे ये दिन ना लेके आए, देखो मांगना बहुत ही बुरी चीज है और मांगने के दिन चलो किसी पे नहीं आने चाहिए। लेकिन आप देखो कि भाई वो अपने फील्ड के उस्ताद हैं, बंदे अपने फील्ड के उस्ताद हैं, है ना। चलो खैर इधर देखो कि यहां पे n ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है इंसुलेटर्स के, और इसके अंदर स्मॉल होता है। किसी के पास 10 रुपए हैं, उसको अगर 10 रुपए और दे दोगे तो उसकी जिंदगी बन सकती है, मतलब जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। लेकिन किसी के पास करोड़ रुपए हैं तो उसको 10 दे दोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे नंबर डेंसिटी डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, यहां पे नंबर डेंसिटी डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। यहां पे रिलैक्सेशन टाइम का फैक्टर को इग्नोर किया जा सकता है, यहां पे नंबर डेंसिटी का फैक्टर डोमिनेटिंग होता है। सर रिलैक्सेशन टाइम को इग्नोर क्यों कर सकते हैं बेटा, यहां पे देखो कोलिजन ज्यादा होंगे ही नहीं, ठीक है ना, कोलिजन्स वेरी लेस, क्योंकि नंबर डेंसिटी बड़ी कम है। नंबर डेंसिटी बड़ी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स ही उतने ज्यादा फ्री नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ही उतने ज्यादा फ्री नहीं है तो उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे ही नहीं, तो होंगे ही नहीं। तो रिलैक्सेशन टाइम वाला फैक्टर जो हम क्या कर सकते हैं, नॉट डोमिनेटिंग, ये उतना डोमिनेटिंग नहीं होता है, ये उतना डोमिनेटिंग नहीं होता है, ठीक है जी। चलो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एनर्जी ज्यादा मिलती है, नंबर डेंसिटी बढ़ती है ना, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर डेंसिटी के। टेम्परेचर बढ़ाया, नंबर डेंसिटी बढ़ी तो रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया भैया, कम हो गया। समझ गए, समझे कि नहीं समझे भाई। बात पते की है और बात बड़ी अच्छी है, बात पते की है और बात बड़ी अच्छी है। बात यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से यहां पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है, किसके अंदर, सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के अंदर। बात क्लियर, बहुत अच्छे। तो ये जो सिनेरियो हमने पढ़ा, ठीक है ना, ये जो सिनेरियो अभी हमने पढ़ा, एक बार इसको पूरा देख लेते हैं, दिमाग में बिठाओ, ठीक है ना, दिमाग में बिठा लेते हैं, ठीक है ना। समरी, समरी क्या है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ml बाय NE स्क्वायर A टाउ, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m बाय NE स्क्वायर टाउ। दोनों ही रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी बढ़ती है और रिलैक्सेशन टाइम कम होता है।
अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो उसमें नंबर डेंसिटी का फैक्टर इग्नोर कर दिया जाता है, रिलैक्सेशन टाइम डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, रिलैक्सेशन टाइम डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अगर मैं सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स की बात करूं तो इसमें नंबर डेंसिटी का फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, इसमें नंबर डेंसिटी का फैक्टर डोमिनेटिंग होता है। तो इसके केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, मतलब दिक्कतें कम होती हैं, ऐसा मान लो। क्या यह पूरा समरी क्लियर हुआ? दोनों फॉर्मूले लिख दिए, वेरिएशन लिख दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन ज्यादा कौन कम होता है ये लिख दिया। कंडक्टर्स के केस में ये डोमिनेटिंग है, सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स के केस में इसका चेंज डोमिनेटिंग है। भाई किसी के पास पहले से ही कम है तो उसको अगर कुछ दे दोगे तो उसका भला हो जाएगा, समझे भैया? यस सर, समझ गए, पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ गए, कोई रत्ती भर भी डाउट की गुंजाइश नहीं बचती है। यस सर, बचती तो नहीं है। फिर आओ आगे, अगर बचती नहीं है तो आगे आना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है उसको देखिएगा। सवाल आगे आ रहे हैं, सवाल नीट 2002 के अंदर यह सवाल आया था। क्या सवाल है देखिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर वायर। कॉपर वायर क्या है? कंडक्टर। कॉपर वायर क्या है? कंडक्टर। अरे काला क्यों चल रहा है? कंडक्टर। कॉपर वायर क्या है? कंडक्टर। तो उसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। भाई रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, दोनों ही चीजें बढ़ेंगी, है ना भाई? रेजिस्टिविटी भी तो डिपेंड करती है। तो इसमें यह भी लिख सकते हो कि रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है, इस केस में रेजिस्टिविटी घट रही है, ठीक है ना? दोनों ही चीजें हैं, एब्सोल्युटली सेम थिंग, है ना? तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी कंडक्टर के अंदर। ये देखो, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टिक कर दो, खत्म। बाकी ऑप्शन एरिया, लेंथ, एरिया डिपेंड ही नहीं करती इन पे तो रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती। मैं कह रहा हूं कि अगर ये ना भी पता हो आपको, अगर ये ना भी पता हो, बस आप ऑप्शन पढ़ लो। एरिया पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, खत्म बात। डिक्रीजेस इंक्रीजेस का कोई मतलब ही नहीं है। आपको अगर ये नहीं भी पता कि टेम्परेचर के साथ बढ़ती है या घटती है, फिर भी आप टिक कर दोगे इसको, क्योंकि बाकी ऑप्शन नहीं बन रहे। अरे कमाल हो गया, 2002 के अंदर आया था। देखो इतना सवाल, आसान सवाल, 20 साल पहले की बात है भाई, पैदा भी नहीं होगे तब आप। मैं पैदा हो गया था 2002 में, नहीं उससे पहले ही पैदा हो गया था मैं। तो 2002 में तो मैं था तकरीबन कुछ 11 साल का रहा होऊंगा मैं। वैसे मेरी एज इतनी नहीं लगती ना, काफी लोग मेरे को कहते हैं सर अगर आप 2002 में 11 साल के हैं तो अभी तो आप 31 साल के होंगे। बिल्कुल, लेकिन लगती नहीं है ना? सच सच बताना यार, कमेंट करके जरूर बताना, इतनी नहीं लगती ना। कोई नहीं कहता, मेरे को देख के नहीं कहता कि यार 31 साल का हूं मैं। वो कहते हैं आप तो 20 साल के हो यार, आप तो अभी जवान हो। नहीं, वैसे अभी भी जवान हूं, लेकिन और ज्यादा। रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर्स increases with increase of temperature, decreases with increase of temperature, it does not depend upon temperature, all of a sudden changes at 400 Kelvin। रिलैक्सेशन टाइम का कंडक्टर्स के अंदर क्या हाल होता है? टेम्परेचर बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कोलिजन जल्दी हो जाते हैं। तो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है भाई, है ना? यस सर, खत्म। अगला सवाल, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्यों? कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है? टाओ होता है उसके अंदर डोमिनेटिंग फैक्टर। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है? टाओ, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाओ।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ होता है कम, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो फैक्टर देखो कि टेम्परेचर, इन्होंने पूछा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, कारण पूछा है। कह रहे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, टिक कर दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, कोई सेंस ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई सेंस नहीं है। ठीक है ना, मतलब वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ती है ना, बढ़ती है क्योंकि ज्यादा एनर्जी आ जाती है, लेकिन वो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता। ठीक है ना, नन ऑफ द अबव। अरे जब यही आ गया तो नन ऑफ द अबव क्या। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। प्रॉपर प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जो थ्योरी करवाई तो आप देख पा रहे कि उस तरीके के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। 10-10, 15-15 सेकंड के क्वेश्चंस हैं। 10-10, 15-15 सेकंड के। टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो। बायो की तरह आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। समझ गए? आइए, टेम्परेचर डिपेंडेंस का अब उसको फॉर्मुलेट करते हैं, उसको फॉर्मूले के बेस पे बनाते हैं। हाँ सर, जी हाँ। अब उसको फॉर्मूले के बेस पे हम टेम्परेचर डिपेंडेंस का, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे, सुनिएगा। R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सर ये क्या चीज है बताइएगे जरा, समझो। R नॉट का मतलब है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। R ये उसी चीज का रेजिस्टेंस है एट T डिग्री सेल्सियस, एट T डिग्री सेल्सियस। डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर बढ़ाया गया या घटाया गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस यहां पे क्या है? T माइनस 0। टेम्परेचर डिफरेंस यहां पे क्या हो गया? T माइनस 0। कुछ बुक्स के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस को, इन सम बुक्स आपको टेम्परेचर डिफरेंस को छोटे t से लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराना मत। छोटे t से लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे छोटा t लगा होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अल्फा, सर ये अल्फा, अल्फा क्या है? ये अल्फा, अल्फा, अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट है रेजिस्टेंस का, मतलब एक कांस्टेंट है, मतलब एक कांस्टेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, और खुद भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू खुद की भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बट जनरली, बट वी इग्नोर इट। बट कैलकुलेशंस के लिए हम इसके वेरिएशन को इग्नोर करते हैं, इसके टेम्परेचर वेरिएशन को इग्नोर करते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। जो चीजें मैंने आपको लिखी हैं बड़ी सिस्टमैटिक वे में, बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको यहां पे बताऊंगा। मैं क्या लिख रहा हूं समझो। मैं ये लिख रहा हूं कि अल्फा जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट होता है। ठीक है ना, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। कॉपर के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, हर मटेरियल का अलग अलग होगा।
और ये खुद भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में अल्फा आ रहा है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? अल्फा पे। अल्फा खुद किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। लेकिन इन कैलकुलेशंस में हम इसका वेरिएशन अल्फा का इग्नोर करके चलते हैं। हम इसका वेरिएशन इग्नोर करके चलते हैं। हम अल्फा का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ नहीं मानते। तो अल्फा को हम क्या अज्यूम करके चलते हैं? कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं। क्या अज्यूम करके चलते हैं? कांस्टेंट। अज्यूम एज कांस्टेंट। तो अल्फा को एक कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं। यह सिर्फ एक हालात में चेंज होगा। किस हालात में सर? मटेरियल के हालात में। सिर्फ अल्फा मटेरियल के हिसाब से चेंज होगा। सिर्फ अल्फा मटेरियल के हिसाब से चेंज होगा। हर मटेरियल का अलग अलग अल्फा होगा और अल्फा का नाम क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या यह बात क्लियर हुई? ओके। इस फॉर्मूले के बारे में अभी तो मैंने सारी चीजें ये बताई हैं, अभी एक्सप्लेन तो किया ही नहीं। अभी एक्सप्लेन करने की बारी आ रही। बारी सुनो, सुनिएगा। R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना? R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? T माइनस 0। इसमें देखो टेम्परेचर की पावर 1 है। टेम्परेचर की पावर क्या दिखाई दे रही है? 1। टेम्परेचर का स्क्वायर तो नहीं है, टेम्परेचर का क्यूब तो नहीं है, तो टेम्परेचर की पावर 1 है। तो इसको आप बोलोगे कि ये जो वेरिएशन है ये लीनियर वेरिएशन है। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन है। लीनियर वेरिएशन मतलब स्ट्रेट लाइन। लीनियर वेरिएशन मतलब स्ट्रेट लाइन। इस फॉर्मूले से यह पता चलता है कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर टी स्क्वायर होता तो पैराबोला टाइप कुछ बनता, टी क्यूब होता तो कुछ और कर्व बनती, टी की पावर 4 होता तो कुछ और कर्व बनती। अगर यहां पे टी है तो इसका मतलब इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस 0, ऐसा आप लिख सकते हो। अच्छा, अभी और बातें समझो। R इज इक्वल्स टू आर नॉट, मैं इसको आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। सही है? इसको इधर ले जाओ, आर नॉट को, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस। ये क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस। इसको लिख दो डेल्टा आर, इसको लिख दो डेल्टा आर। तो ये बन गया डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर नॉट एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर नॉट एल्फा डेल्टा टी। क्या ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा है? कहीं तो देखा है, कहीं देखा है। क्या इस फॉर्मूले को कहीं देखा है? 11th क्लास के अंदर थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर आता है जिसमें डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी होता है। ठीक है ना? हालांकि ये अल्फा अलग चीज है, उसमें हम ये कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ती है किसी भी चीज की। ये अल्फा ये अलग है, ये अल्फा अलग है। ठीक है ना? हालांकि उस फॉर्मूले में भी अल्फा है, इस फॉर्मूले में भी अल्फा है, लेकिन ये अल्फा अलग है, ये अल्फा अलग है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि देखो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है? सेम है। ओके जी, ओके। अब सुनिएगा आगे की कहानी, अभी और है बतानी। ठीक है ना? सारी कहानी मैं प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अल्फा
आ जाओ अब, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा हमारे पास बन गया डेल्टा आर बाय आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा को लिख सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, सॉरी नीचे अल्फा कैसे आ गया, ये ठीक है जी। तो अल्फा को लिख सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। देखो क्या लिखा हुआ है, वही मैंने यहां पे लिखा है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा मैंने। तो अल्फा को आप इस तरीके से बता सकते हो। तो फिर सर अल्फा के यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ अल्फा, अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे, अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे, ध्यान से देखो जरा, ठीक है ना। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ अल्फा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो अल्फा के यूनिट्स देखो, ऊपर क्या है रेजिस्टेंस, इसके यूनिट्स किस में होंगे, ओम में, ठीक है ना। अल्फा ऊपर क्या रेजिस्टेंस आएगा, ओम, नीचे भी ओम, डेल्टा टी केल्विन में, डेल्टा टी केल्विन में, ओम से ओम तो कट गया। तो अल्फा के यूनिट्स होंगे पर केल्विन, पर केल्विन, ठीक है ना, ऐसे लिख दो पर केल्विन, और केल्विन की पावर -1, और केल्विन की पावर -1, ठीक है ना। या फिर डिग्री सेल्सियस में भी लिख दो, ठीक है ना, या फिर डिग्री सेल्सियस में लिख दो कि भाई पर डिग्री सेल्सियस, या फिर डिग्री सेल्सियस की पावर -1, या फिर डिग्री सेल्सियस की पावर -1, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस की पावर -1। क्या यह बात क्लियर हुई? क्या अल्फा के बारे में सब समझ में आया? बात पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए भाई, कि यह फॉर्मूला क्या है, कहां वैलिड होता है, क्या क्या किसके बारे में और जानकारी चाहिए, अल्फा को बोला कैसे जाता है, इसके यूनिट्स क्या हैं अल्फा के, सब पता होना चाहिए, सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब इसकी वैल्यू किस हिसाब से होती है उसको समझो, इसकी वैल्यू किस हिसाब से होती है उसको समझो। अगर कंडक्टर्स की बात की जाए, अगर कंडक्टर्स की बात की जाए बेटा, तो अल्फा पॉजिटिव होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखो R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी है, ठीक है ना। कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। टेम्परेचर के केस में, सॉरी कंडक्टर्स के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो अल्फा यहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, 1 में कुछ ऐड होना चाहिए तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, 1 में कुछ ऐड होना चाहिए तभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर मैं सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स की बात करूं, अगर मैं सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स की बात करूं, तो उनके केस में अल्फा नेगेटिव होता है, उनके केस में अल्फा नेगेटिव होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो उनके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आती है, उनके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आती है भैया। क्लियर? ओके। उसके बाद जनरली वैल्यू ऑफ अल्फा इज स्मॉल, वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल,
जनरली अल्फा की वैल्यू आपको छोटी ही मिलेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपको अल्फा किसी क्वेश्चन में ये दिया हो सकता है 0.002 पर डिग्री सेल्सियस और 0.0034 पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, ठीक है ना, किसी भी यूनिट में दिया जा सकता है। तो मतलब जनरली अल्फा की वैल्यू क्या होती है, काफी स्मॉल होती है, ठीक है ना। ये जनरल ट्रेंड है, ये जनरल ट्रेंड है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है लेकिन जनरल ट्रेंड है। ये फॉर्मूला ये तभी वैलिड है जब आप अल्फा को कांस्टेंट मान के चल रहे हो और अल्फा डेल्टा टी का प्रोडक्ट 1 से काफी छोटा होना चाहिए। अगर आप अल्फा डेल्टा टी का प्रोडक्ट 1 से काफी छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, अल्फा डेल्टा टी का प्रोडक्ट 1 से काफी छोटा होना चाहिए, तब ये वैलिड होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा टी इसका मतलब कम होना चाहिए, भाई टेम्परेचर डिफरेंस भी कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब ये वैलिड होगा, ठीक है जी। सिमिलर फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए भी बनता है। सिमिलर फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए भी बनता है। रेजिस्टिविटी, उसके लिए भी फॉर्मूला बनता है रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। लेकिन ये वाला अल्फा जो यहां पे यूज हो रहा है, ये अल्फा अलग है, ये अल्फा अलग है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, इस अल्फा को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टेंस का है, ये रेजिस्टिविटी का, फॉर्मूला सेम टाइप का है, बोलते भी इसको भी अल्फा बोलते हैं, इसको भी अल्फा बोलते हैं, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, ध्यान देने की बात, ठीक है जी। इस बात को पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से आपको नोट करके रखना है। अच्छा सर, कुछ और बात भी है क्या? हाँ, अगर मान लो आपको रेजिस्टेंस दिया है, कई बार यह भी यूज किया जाता है, समटाइम्स कुछ ऐसा फॉर्मूला भी दिया जाता है कि टेम्परेचर T1 पे रेजिस्टेंस R1 है, 0 पे नहीं दिया जाता, 0 पे नहीं दिया जाता, और टेम्परेचर T2 पे रेजिस्टेंस R2 है, रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। तो कई बार आप ये भी लगा सकते हो R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, मतलब उसमें 0 टेम्परेचर दिया ही नहीं, 0 की जगह यहां पे R1 आ गया, R0 की जगह R1 आ गया, और R1 की जगह यहां पे R2 आ गया, ठीक है ना, R की जगह पे R2 आ गया। तो यहां पे बस आपको डेल्टा टी चेंज हो जाता है, तो डेल्टा टी यहां पे T2 माइनस T1 रहता है, T2 माइनस T1 रहता है, ठीक है जी। तो यहां पे डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, ठीक है जी। तो उसके लिए भी आप लगा सकते हो, कोई निश्चिंत रहने वाली बात है, कोई ऐसी ज्यादा बात नहीं है करने वाली, समझ गए हो। बहुत बहुत तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें यहां पे समझाई हैं, बहुत तरीके से, एक बार फिर देख लो, इसके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा हमने खोल दिया है इसका, ठीक है ना, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है कि कौन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से वेरिएशन होता है और क्या चीजें हैं। तो एक बार इस कंसेप्ट को समराइज कर दें, हाँ, इस कंसेप्ट को अभी हम समराइज कर देते हैं, कंसेप्ट समरी, कंसेप्ट समरी क्या है उसको देख लेते हैं। कंसेप्ट समरी देखना जरूरी है। R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, पहले तो ये बात, डेल्टा टी क्या होगा, T माइनस 0, ठीक है जी, ओके।
वैलिड कब है ये? जब अल्फा को कांस्टेंट मानोगे, ठीक है, और अल्फा डेल्टा टी का प्रोडक्ट 1 से कम होगा। कैसा वेरिएशन है? लीनियर वेरिएशन है। अल्फा डेल्टा टी का प्रोडक्ट 1 से काफी कम है ना। लीनियर वेरिएशन यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियर वेरिएशन यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्लियर? ओके। अल्फा को बोलते क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वैल्यू क्या होती है? काफी कम होती है। कांस्टेंट मान के चलते हैं, ये वैल्यू मतलब अल्फा डेल्टा टी का प्रोडक्ट भी 1 से काफी कम होना चाहिए, तब हम इस केस में इसको लगा सकते हैं। ठीक है ना। और क्या चीजें पढ़ी थी हमने? देखो यहां पे कि भैया रेजिस्टिविटी के लिए भी पढ़ा था और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए भी पढ़ा था, और अल्फा के यूनिट्स देखे थे। ठीक है ना। एक बार इसको भी लिख देते हैं। यूनिट्स ऑफ अल्फा, यूनिट्स क्या होंगे? पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। ठीक है ना, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। उसके बाद कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, और सेमीकंडक्टर्स के लिए या इंसुलेटर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। ठीक है ना। रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। बट ये ध्यान रखना कि ये अल्फा अलग है, ये अल्फा अलग है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। पूरा मैंने यहां पे इसके बारे में अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना। और अल्फा किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। सिर्फ मटेरियल डिपेंडेंस मान के चलेंगे, टेम्परेचर वाली डिपेंडेंस इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि अल्फा को हम क्या मान के चल रहे हैं? कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अगर अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट मानेंगे तो भैया ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। बहुत 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 क्लियर, एब्सोल्युटली अल्ट्रा क्लियर इट शुड बी, अल्ट्रा क्लियर। यस सर, यस। ओके जी। अब आगे बढ़ने की बारी आ गई है। आगे क्या है सर? सवाल है द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा नेगेटिव किन का होता है? नीट 2020 का सवाल है भाई। मेटल्स का अल्फा तो पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर्स का अल्फा और सेमीकंडक्टर्स का अल्फा। ये ऑप्शन टिक करो। अल्फा इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है। बस खत्म। कितना आसान सवाल, थ्योरी बेस्ड सवाल। आता है तो आता है, जिनको पता है उनको पता है। ठीक है जी, जिनको पता है उनको पता है। आओ फिर, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम भी दे रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम भी दे रहे हो, इसीलिए बोर्ड वाले क्वेश्चंस को करना भी जरूरी है। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की ये एक एग्जाम्पल है, उसको जरा सा हम देखते हैं कि ये क्या एग्जाम्पल है भाई। ठीक है जी, आइए। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। एक थर्मामीटर बनाया गया प्लेटिनम का, ठीक है ना। तो एट आइस पॉइंट, आइस पॉइंट होता है जी 0 डिग्री सेल्सियस। आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट होता है जी 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। पानी स्टीम कब बनता है? 100 पे। आइस कब बनता है? 0 पे, है ना। तो ये ध्यान रखना वाली बात है भैया। ठीक है ना। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस तो R0 हमारे पास कितना है? 5 ओम, 5 ओम। ठीक है ना, दे रखा है। एट स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस R100 कितना है? 5.23। ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ भाई। देखो
0 से 100 डिग्री का चेंज कर दिया, लेकिन 5 से 5.23 पहुंचा है ये। अच्छा, व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, जब इस थर्मामीटर को एक हॉट बाथ के अंदर, मतलब एक गर्म चीज के अंदर डाला गया, तो रेजिस्टेंस हमें यह देखने को मिला। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। भाई एक कोई तीसरा टेम्परेचर है, हमें नहीं पता कि उसका टेम्परेचर क्या है। एक कोई तीसरा टेम्परेचर है एट T डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोलेंगे RT, उसको बोलेंगे RT। उस पे जो रेजिस्टेंस है वो है 5.795 ओम, 5.795 ओम, ये उस पे रेजिस्टेंस है। बताना क्या है? टेम्परेचर बताना है। भाई 0 पे इतना रेजिस्टेंस है, 100 पे इतना है, T पे बताना। 0 पे इतना है, 100 पे इतना है, T पे बताना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझे पहले? हाँ, आओ फिर, आओ इसको सॉल्व करें, मिलके सॉल्व करें। देखो, R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। पहले मैं इसको लगाऊंगा, इस इक्वेशन को 2 बार लगाऊंगा मैं, क्योंकि टेम्परेचर 3 दिए हुए हैं, ठीक है ना। पहले मैं बिटवीन इसको लगाऊंगा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 0 से 100 के बीच में इसको लगाऊंगा मैं, ठीक है ना। देखो, तो मैं लिखूंगा यहां पे R100 इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। डेल्टा T क्या होगा यहां पे? 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, ठीक है जी। ये क्या होगा? 100 माइनस 0 होगा। क्लियर है जी? तो ये बनेगा R100 इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस 100 अल्फा, 1 प्लस 100 अल्फा, ठीक है जी। और एक सेकेंड, 1 प्लस 100 अल्फा, ठीक। इसको अब ओपन कर लो चाहे। R100 इज इक्वल्स टू R नॉट प्लस R नॉट 100 अल्फा। अल्फा हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैं अल्फा को एलिमिनेट करूंगा, तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकालता हूं। R100 माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इंटू 100। देखना जरा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो भाई। देख लो जरा, अल्फा इज इक्वल्स टू R100 माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इंटू 100। क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली। 0 और 100 के बीच में फॉर्मूले को लगाया है। R नॉट मतलब ये वाला, R100 मतलब ये वाला, RT अभी लगाना है, ठीक है जी। अब मैं T और 0 के बीच में लगाऊंगा, वहां से भी अल्फा निकालूंगा, फिर दोनों को इक्वेट करूंगा, देखते जाना, ठीक है। अब हम इसको बिटवीन लगाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस के बीच में, 0 से T के बीच में लगाएंगे भैया, 0 से T के बीच में लगा लेते हैं सर। तो सुनो, RT इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। डेल्टा T यहां पे T माइनस 0 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो RT इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा T। यस सर, R नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, R नॉट प्लस R नॉट एल्फा T, ठीक है जी। इसको इधर ले आओ, RT माइनस R नॉट बाय R नॉट T। ये अल्फा आ गया भैया, ये अल्फा आ गया। देखो जरा, देखो जरा भाई, देख लो अच्छे से कि क्या आ गया है ये। RT माइनस R नॉट अपॉन R नॉट T इज इक्वल्स टू अल्फा, इज इक्वल्स टू अल्फा, इक्वल्स टू अल्फा। समझे? यस सर, समझ गए, पूरा समझ गए सर, पूरा समझ गए। तो दोनों तरफ अल्फा को इक्वेट कर दो, अब दोनों तरफ के अल्फा को इक्वेट कर दो। ये अल्फा क्या लिखा हुआ है? R100 माइनस R नॉट, R100 माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इंटू 100, ठीक है जी। और ये क्या है? RT माइनस R नॉट, RT माइनस R नॉट अपॉन R नॉट T। जो कट रहा है काट दो, जो कर रहा है काट दो भाई। ये कट गया,
तो टी का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, देखो जरा क्या बन गया यहां पे, ठीक है ना, देख लो यहां पे क्या बन गया, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100। अब वैल्यू पुट कर दो, सॉरी अल्फा तो एलिमिनेट ही हो गया, टी आया, ये टी आया है, टी को इधर ले जाओ, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट, और ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, क्लियर, कुछ नहीं किया बस, अब वैल्यू पुट कर दो, बस अब वैल्यू पुट करनी है। अच्छा सवाल है भैया, ये अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। देखो जरा, इसीलिए मैंने लिया है, आर टी कितना 5.795 माइनस आर नॉट यानी कि 5, ये कितना है 5.23 माइनस 5 और इंटू क्या है 100, तो ये बनेगा 0.795 और ये बनेगा 0.23 और इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 79.5 और ये बनेगा 0.23 ऊपर जाके 100 बन जाएगा, तो ये बनेगा 7950/23, डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 345.65 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर होगा भाई इसका 345.65 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन ये आंसर आ जाएगा, बाकी आप लोग चेक कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो। ठीक है जी, तो 345.65 डिग्री सेल्सियस दैट वुड बी द आंसर। तो जहां तक मेरे को आंसर इसका याद है, कुछ नहीं किया, अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा की वैल्यू निकाली ना, ये निकाल ली, बस कुछ नहीं करना। अब देखो, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, पता है टीबी स्पेशल, आपने एक बार अल्फा की वैल्यू निकाल ली ना, R100 माइनस R0 अपॉन क्या है R0 इंटू 100, R0 इंटू 100, ठीक है। तो बस टीबी स्पेशल क्या है कि इसी से आप ये लिख दो, 100 की जगह टी कर दो, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, 100 की जगह टी कर दो, बस 100 की जगह टी कर दो, रिप्लेस 100 बाय टी, बस अब सॉल्व कर लो, 100 को टी से रिप्लेस कर दो, बस खत्म, बस दोनों को इक्वेट कर दो। तो ये दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है भाई, समझ गए, समझे कि नहीं समझे भाई, समझ में आनी चाहिए ये बात, दिमाग में घुसनी चाहिए, हां आओ फिर आगे आओ। अब ये टेम्परेचर वेरिएशन के साथ हम ग्राफ देखते हैं भाई। सबसे पहला ग्राफ मैं यहां पे बना रहा हूं नाइक्रोम वायर का, नाइक्रोम वायर की रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ, टेम्परेचर है केल्विन में, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ये 0 केल्विन, ये 200 केल्विन, ये 400 केल्विन, तो ये रेजिस्टिविटी का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, कौन सी वायर के लिए, नाइक्रोम के लिए, नाइक्रोम अलॉय होती है, नाइक्रोम अलॉय, ठीक है ना, ये उसके लिए ग्राफ है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसमें अल्फा की वैल्यू कम होती है, इसमें अल्फा की वैल्यू काफी कम होती है, ठीक है ना, काफी कम होती है, तो ये वेरिएशन उतना स्ट्रॉन्ग वेरिएशन नहीं होता, उतना स्ट्रॉन्ग वेरिएशन नहीं होता, स्ट्रॉन्ग वेरिएशन नहीं, इसे वीक वेरिएशन कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी का, मतलब रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता नाइक्रोम के अंदर। नाइक्रोम की जो अलॉय है, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा चेंज नहीं होती, ठीक है ना, अल्फा काफी कम होता है, अल्फा क्या होता है, काफी कम होता है भाई, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर अल्फा काफी कम है, अगर अल्फा काफी कम है
तो भैया रो में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, फिर भी हम ग्राफ ऐसा बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। दो और एलॉयज हैं, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं। इनकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है विद टेम्परेचर। इनकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है विद टेम्परेचर। बड़ा अच्छा खासा यूज है भाई। जैसे भैया देखो, आप मान लो लैब में हो एक, ठीक है ना, मान के चलो आप एक लैब में हो, तो लैब के अंदर जब आप ओम्स लॉ परफॉर्म कर रहे हो या कोई भी परफॉर्म कर रहे हो, तो तार थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी। जब तार थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो होता रहेगा, तो तार गर्म हो जाएगी, ठीक है ना। हमारे घर में मान लो कि भैया तारें ऐसी डल जाएं, ठीक है ना, जो जल्दी आग पकड़ लें, जल्दी गर्मी पकड़ लें, तो फिर तो हमारा घर जल जाएगा भाई, फूक जाएगा हमारा घर, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए हमारे जो मटेरियल्स हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं जिनका टेम्परेचर पे इफेक्ट ना पड़े, कि भाई बहुत देर तक भी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो तार गर्म नहीं होती, और अगर गर्म नहीं होती तो उसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है। या फिर मैं कह रहा हूं कि गर्म हो भी जाए तो भी उसके रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा यहां पे कहने का मतलब है कि भैया यहां पे इनके रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना, इनके रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। स्पेशली इस पे पड़ता है, नाइक्रोम पे याद रखो, नाइक्रोम पे पड़ता है, इतना नहीं पड़ता, इन पे बहुत ही कम पड़ता है। तो ये ऑलमोस्ट इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है टेम्परेचर के साथ। ये बात तो होगी अलॉयज के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जनरली graph becomes curved, graph becomes curved below 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। जनरली क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के जब नीचे जाते हैं, यानी कि 273 केल्विन के नीचे जाते हैं, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, ग्राफ कर्व्ड हो जाता है, ठीक है ना। ये कॉपर के लिए बना रहा हूं मैं, कॉपर की रेजिस्टिविटी का ग्राफ। ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है भाई, इस तरीके का ग्राफ होता है। ये केल्विन में 100, 50, 150 यानी कि 273 केल्विन से नीचे ये ग्राफ होता है कॉपर के लिए। कॉपर क्या है? मेटल, मेटल यानी कि कंडक्टर, ठीक है ना। कॉपर क्या है? मेटल, मेटल यानी कि कंडक्टर। जनरली सारे मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ठीक है जी। तो रो का ग्राफ अगर 0 केल्विन से नीचे देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाता है, ठीक है ना। जनरली ऐसा होता है, कोई फिक्स रूल नहीं है, देखो एक्सेप्शंस तो ऑलवेज देयर, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है। उसके बाद अगर हम सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए बात करें, सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए बात करें, तो उनके लिए जो रेजिस्टिविटी का ग्राफ है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि उनके लिए तो अल्फा नेगेटिव होता है, ठीक है ना, उनके लिए अल्फा नेगेटिव होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती है या रेजिस्टेंस घटता है भैया। तो उनके लिए ग्राफ जो है वो इस तरीके का देखा जाता है, उनके लिए जो ग्राफ है वो इस तरीके का देखा जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी आपको घटती हुई दिखाई देती है। तो जनरली एलॉयज के लिए ऐसा ग्राफ होता है। नाइक्रोम का एग्जांपल दिया है, ठीक है जी। कांस्टेंट मैंगनीन में ये ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज्यादा चेंज होती ही नहीं, ठीक है ना। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए तो ग्राफ इस तरीके का बन सकता है, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन नहीं बनता, कर्व्ड बनता है। एग्जांपल कॉपर का दिया है। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए यह ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग बनता है, ठीक है जी। तो ये याद रखने वाली चीजें इसीलिए मैंने आपको बनवाई हैं। यहां पे जो जो याद रखने वाली चीजें वो मैंने आपको बनवा दी। नाइक्रोम का याद रखना है, कांस्टेंटाइन मैंगनीन का याद रखना है, कॉपर का याद रखना है। ये आ चुका है पेपर में, ठीक है ना। ये बोर्ड का PYQ है, ये बोर्ड का आपका PYQ है भैया, ये आ चुका है, ठीक है ना। आपकी NCERT में भी गिवन है ये चीजें, याद रखने वाली चीजें भैया, याद रखनी है ये, ठीक है ना। बोर्ड का PYQ ग्राफ पूछा गया था उसके अंदर। आओ फिर, और कुछ रह गया? जी हाँ, इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी
कौन सा ग्राफ रेजिस्टिविटी कॉपर के लिए शो कर रहा है? नीट बोर्ड का भी पीवाईक्यू है, और अरे भैया नीट का भी पीवाईक्यू है, ये नीट का भी पीवाईक्यू है, कॉपर का ग्राफ है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का कुछ भी कह लो, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, तो कॉपर का ऐसा ग्राफ बनता है। नीट 2020 में आया था, याद है तो याद है, नहीं याद तो नहीं याद, यानी कि जिनको पता है उनको पता है, ये उस टाइप वाला क्वेश्चन है भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, जनरली बायो में ज्यादा होते हैं, फिजिक्स में कम होते हैं, या केमिस्ट्री में भी आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, फिजिक्स में बड़े कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन होते तो हैं भैया, जिनको पता है उनको पता है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थोड़ा सा और पढ़ेंगे आज हम, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो इससे रिलेटेड है। सबसे पहली टर्म है कंडक्टेंस, सबसे पहली टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से लिखते हैं, यह रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, कंडक्टेंस मतलब जाने देना, है ना। रेजिस्टेंस चार्ज को रोकता है, कंडक्टेंस मतलब जाने देना, तो कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, सिंपल, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, बस सिंपल ये बात आपको याद रखनी है। सर इसके यूनिट क्या होंगे फिर? इसके यूनिट होते हैं ओहम इनवर्स, रेसिप्रोकल है ना रेजिस्टेंस का, तो ओहम इनवर्स, या फिर इसको बोलते हैं ओम इनवर्स मोह, या फिर इसकी यूनिट होती है साइमन, या फिर इसकी यूनिट होती है साइमन। ओहम इनवर्स या मोह भी बोल देते हैं, उल्टा कर दिया ओहम को, ठीक है ना, ओहम जो था वो बेचारा उल्टा हो गया, मोह या फिर सीमन या साइमन, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं सिग्मा से, ठीक है ना, इसको बोलते हैं किससे? सिग्मा से। ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी कि रोह, रेजिस्टिविटी यानी कि रोह, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ, 1/ρ। कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा है, कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा है, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/रेजिस्टिविटी। क्लियर? यस, बिल्कुल क्लियर, ठीक है जी। ये बात आपको पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। फिर इसके यूनिट्स क्या होंगे सर? इसके यूनिट्स क्या होंगे? देखो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, याद करो, ओहम मीटर, ओहम मीटर, तो इसके यूनिट्स होंगे 1/ओहम मीटर, 1/ओहम मीटर। तो ये बन गया 1/ओहम क्या होता है? ओहम इनवर्स पर मीटर, ओम इनवर्स पर मीटर, यानी कि मोह पर मीटर। इसके यूनिट्स क्या हो गए? मोह पर मीटर, मोह पर मीटर, ठीक है ना, मोह पर मीटर, ओम इनवर्स पर मीटर, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं? ओम मीटर, ठीक है ना, ओम इनवर्स पर मीटर हो गया, उल्टा हो गया, ओम इनवर्स को मोह लिख सकते हैं, तो मोह पर मीटर। ये कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं, कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं भैया। तीसरा, तीसरी टर्म यहां पे होती है मोबिलिटी, मोबिलिटी, ठीक है ना, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैं अभी आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मोबिलिटी का मतलब क्या है? मोबिलिटी जैसे मोबाइल है, मोबाइल मतलब जो मूव कर सके, मोबाइल हम किसको बोलते हैं? जो मूव कर सके, हम मूव करते करते बात कर सके, उसको मोबाइल बोलते हैं। तो मोबिलिटी क्या है? मूव करने की कैपेबिलिटी, है ना, मूव करने की कैपेबिलिटी, किसी भी चीज की मूव करने की कैपेबिलिटी, मूव करने की कैपेबिलिटी है,
ठीक है ना। जैसे इंजन्स के अंदर कई बार मोबिल ऑयल डाला जाता है, मोबिल ऑयल, हमारे पंजाब में उसको शॉर्ट फॉर्म में मुगलैल कह देते हैं, मुगलैल, मुगलैल, मोबिल ऑयल होता है वो, मोबिल ऑयल जो उस इंजन को इजीली मूव करने में हेल्प करता है। तो मोबिलिटी का मतलब कि कौन ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएगा। अब देखो, मान लो मैं दो लोगों के बीच में रेस लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कंडक्टर है, ये बैटरी लगाई है, और ये डेवलप हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेवलप हो गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे दो लोगों की मोबिलिटी कंपेयर करनी है, दो लोगों की मोबिलिटी कंपेयर करनी है कि कौन तेज भाग सकता है ज्यादा। तो एक को तो मैंने 100 मीटर की रेस में दौड़ा दिया, एक को 200 मीटर की रेस में दौड़ा दिया। क्या मैं उससे जज कर पाऊंगा कि कौन तेज भाग रहा है? नहीं। दोनों को सेम रेस में खिलाना पड़ेगा ना, दोनों को सेम रेस खिलानी पड़ेगी, दोनों को 100 मीटर खिलाना पड़ेगा, फिर मैं देखूंगा कि कौन तेज भागता है, फिर मैं देखूंगा कि कौन तेज भागता है, फिर पता चलेगा कि किसकी मोबिलिटी ज्यादा है। भैया अगर मैं दो लोगों की कैपेबिलिटी मेजर करना चाहता हूं, एक को 50 नंबर का पेपर दे दिया, एक को 100 का दे दिया, एक के 50 में से 45 आए, एक के 100 में से 50 आए, तो आप बोलोगे यार 50 वाले के नंबर ज्यादा हैं, लेकिन होशियार कौन होगा ज्यादा? वो दूसरे वाला होगा जिसके 50 में से 45 आए हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो दोनों को सेम पेपर देना तो जरूरी है ना। यही चीज यहां पे है। कुछ लोग कहेंगे सर मूव करने की कैपेबिलिटी मतलब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है। नहीं, दोनों को सेम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को अगर हम सेम देंगे, उसके बाद देखना है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अगर दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, दो चीजों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, फिर देखेंगे कि कौन तेज भागता है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। यानी कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। दोनों को सेम चीज देना अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो यहां पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड देके हम देखते हैं कि कौन चार्ज ज्यादा तेज भाग सकता है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। समझ रहे हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यह किसी चीज की मूव करने की कैपेबिलिटी को मेजर करती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एम इंटू टाउ डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ना ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई ई टाउ बाय एम, ठीक है ना, ई टाउ बाय एम। तो मोबिलिटी जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज ज्यादा मोबिलिटी ज्यादा, मास ज्यादा मोबिलिटी कम। भाई जो चीज भारी है, जो चीज भारी है उसकी मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। जो चीज भारी है उसकी मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कट गई। मोबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में वो कट रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला जरूर है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, लेकिन यहां के फॉर्मूले में वो कट रही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, सॉरी, जो मोबिलिटी है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है। चार्ज ज्यादा तो मोबिलिटी ज्यादा, और मास ज्यादा तो मोबिलिटी कम, मास ज्यादा तो मोबिलिटी कम। समझे? यस सर, यस सर, समझ गए। इधर देखो, इस सवाल को देखो, 2020 में यह सवाल आ चुका है भाई, 2020 में यह सवाल आ चुका है। चार्ज पार्टिकल है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, मोबिलिटी पूछी हुई है। सारी यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स में, एसआई यूनिट्स में कुछ नहीं करना आपको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बस 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻10। तो ये बन जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁶। स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, देखो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, सारी एसआई यूनिट्स हैं। तो 2.5 इंटू 10⁻⁶, ये हमारे पास क्या आ गई? मोबिलिटी आ गई भैया। बाकी की सारी चीजें हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे
समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे करंट डेंसिटी के कंसेप्ट्स के साथ, और कलर कोडिंग के कंसेप्ट्स के साथ, और सर्किट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, बाय 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 बाय।